नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी। हमारे फायदे के फंड के इस शो में आप सबका बहुत स्वागत है। देखिए, ये साल लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है। दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ ही दिनों में एक नए साल का आगाज होने वाला है। लेकिन नए साल में आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, नए साल में आप किस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग करें ताकि आगे आने वाले पूरे साल आपको अपने फाइनेंसेस की चिंता ना करनी पड़े, ये सब कुछ आज इस इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। mywealthgrowth.com से हमारे साथ हर्षद चेतनवाला जी है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अर्निमा जी, थैंक यू। सर, पूरा साल निकल गया, बहुत उतार चढ़ाव देखे हम लोगों ने बाजार में और एक नए साल का आगाज होने जा रहा है साल 2026 से पहले। आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि बाजार कैसा लग रहा है इस समय, आगे आने वाले ईयर से क्या एक्सपेक्टेशंस है। जी, तो देखिए, पिछला एक साल अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टफ रहा है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो 26 सितंबर 2024 के बाद, पीक के बाद जो है वापस पीक की तरफ जो है बढ़ रहा है। हम्म। राइट, या फिर हम उसके आसपास ही अगर हम हैं तो कहेंगे। आइडियली ये सिनेरियो में अगर हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स की बात करें तो द रिटर्न्स आर क्लोज टू अराउंड 4 to 5% अगर हम बात करें तो। राइट, तो नॉट द बेस्ट ऑफ द ईयर जितना लोगों ने देखा है। और खास करके अगर ऐसे निवेशक जिन्होंने पिछले 4-5 साल में निवेश करना शुरू किया है तो उनके लिए बहुत अलग चीज है। राइट, हम्म। ठीक है, क्योंकि जो जो इन्वेस्टमेंट जो है उनके ग्रो कर रहे थे अक्रॉस दीज टाइम। राइट, तो एक 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 आसान सा साल नहीं था मार्केट, खास करके मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए। और खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पिछले 1 या 1.5 साल में निवेश करना शुरू किया है। राइट, कुछ रीजन है उसके, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर हम देखेंगे तो मार्केट जिस तरह से पिछले साल के एंड तक पीक से करेक्ट हो भी थोड़ा सा हो गया था। राइट, बिकॉज इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद एक सर्ज आया और हम्म। फिर जो है वो फिर कंसोलिडेशन होके और फिर मिड ऑफ दिस ये कैलेंडर ईयर में फिर से जो है मार्केट थोड़ा सा बड़ा है। खैर ये तो हिस्ट्री है, अब, और ये पास्ट है जिस तरह से हम चल रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी राय में, जो आगे जाके डिफाइन करेगी कि किस तरह से मार्केट का एनवायरनमेंट रहेगा। उस पहले पहली चीज तो ये है कि जो जो यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है। राइट, तो उस पर कुछ हेड्स अप आए तो उसमें इट कुड हेल्प दी मार्केट। ओके, और कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई एक कड़ी जो रुपी डेप्रिसिएशन। तो हम्म। हमारी हमारी नज़र में रुपी डेप्रिसिएशन जो है ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा बड़ा रिस्क है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओके, इसको कुछ संभालने का या फिर इसको उसको उसको रिजॉल्व करने का कुछ प्रयास जो है वो इंडिया के एंड से हो। अदरवाइज बाकी तौर से ऑफ कोर्स जीएसटी ये चेंजेस के बाद ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, इमीडिएटली चेंज नहीं आता, इस चेंज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है। लेकिन कुछ कुछ पॉजिटिव साइंस भी है वैसे। ओके। जी। सर, बाजार की बात तो हमने कर ली, लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ऊपर भी आएंगे क्योंकि बहुत सारे निवेशक, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो निवेशित हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। जी और ये जी खास शो फायदे के फंड भी उन्हीं के लिए है। तो 2025 की अगर बात की जाए सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जैसे एयूएम के तौर पर हम और आप जानते हैं, वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया। जी और प्रोजेक्शन जो आया सामने वो भी यही है कि आने वाले 10 साल अगर हम देखें तो ये 300 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। ये प्रोजेक्शन और ये नंबर बहुत बड़ा नंबर सामने आ रहा है। इस ग्रोथ के प्रोजेक्शन के पीछे के ड्राइवर्स भी जानना चाहूंगी, और ये जो तेजी आई है अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, कितनी टिकाऊ है, क्या ड्राइवर्स सपोर्ट कर रहे हैं इसको। जी, तो देखिए, अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में म्यूचुअल फंड्स में जो फ्लोज जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट जो है जो मार्केट का, खास करके जब एफआईआईज अब तक जो पैसा अपना निकाल के अपने देश में ले जा रहे थे तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा जो था वो मार्केट में कंटिन्यू रहा था। और प्रीडोमिनेंटली इसमें बड़ा चंक जो है वो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आ रहा है। Right? जी। तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है और मेरी उम्मीद ये है कि ये कंटिन्यू रहेगा। और इसका एक रीजन ये है कि जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जाएंगे, हम्म। एक सेगमेंट ये है जहाँ पे आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस जो है ना, यानी जो आपका आपकी बचत करने की क्षमता है वो ज्यादा है। हम्म। राइट, और क्योंकि
बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो अभी वर्क लाइफ में आएंगे या फिर वो स्टेज पे है जहाँ पे उनको खास करके कोई पर्टिकुलर घर नहीं बनाना है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने पास्ट में अपना एफर्ट से ईएमआई से बना दिया है, तो उनकी सारी सैलरी जो है वो इन्वेस्टेबल सरप्लस है। जी। राइट। और वैसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में सैलरीज बढ़ेगी। राइट। ओके, तो ये सारी चीज जो है इवेंचुअली एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में लोग निवेश करना चाहेंगे जहां पे उनको रिटर्न्स मिले। और आज के समय में जो 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 एक्सपेक्टेशन लोगों की है खास करके इक्विटी स्टॉक मार्केट से। राइट। हम्म। तो दो तरीके होते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के, एक वो खुद डायरेक्ट कर दे या दूसरा जो है वो फंड मैनेजर्स के थ्रू निवेश करे, जो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है आगे जाके बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है म्यूचुअल फंड में वो बढ़े हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूनिक इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। हालांकि केवल आज के समय में भी दुर्भाग्य ये है कि ओवरऑल सिर्फ 5.5 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड के। हम्म। और अब आप समझिए कि अंदाजा लगा लीजिए कि कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट है, और कितने मैं तो मजाक मजाक में ये भी कहता हूँ कि कितने लोगों के पास वो जो जो एप्स जो होते हैं ना, जो ड्रीम 11 वगैरह एप्स। राइट। उनमें उनमें उनको टाइम मिल जाता है, लेकिन निवेश करने का जो है ना, ठीक है, हम्म। वो नहीं मिलता। राइट। तो आइडिया ये है कि सिंपल सा चीज है कि अगर आप इसको देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो इन्वेस्टेबल सरप्लस है वो बिल्कुल एक एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू में आना चाहिए। और म्यूचुअल फंड एक बहुत ही इवॉल्व और बहुत ही ट्रांसपेरेंट एवेन्यू है जहाँ पे लोग उसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये नंबर्स जो है बिल्कुल बढ़ते जाएंगे। तो प्रोजेक्शन जो है, ऑफ कोर्स हर साल के बिगनिंग में और एंड में प्रोजेक्शंस आते हैं। और ये ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन एनकरेजिंग साइन ये है कि लोगों का जो एपेटाइट जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का वो बढ़ रहा है। इसमें मैं एक और चीज भी कहूंगा कि अवेयरनेस और एजुकेशन की और जरूरत है। हम्म। राइट। ठीक है। ऑफ कोर्स अपने अपने एंड से सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आज भी एक अवेयरनेस की जरूरत है जहाँ पे आप एक क्लियरली एक कम्युनिकेशन, जैसा सिंपल सा कम्युनिकेशन कि आपके कोई भी फाइनेंशियल गोल हो उन सबको टेक केयर करने के लिए केवल म्यूचुअल फंड है। राइट। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप सब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी आपके गोल्स हैं, अलग 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 टाइम फ्रेम के लिए निवेश कर सकते हैं। और उसके साथ जो है आप समझ लीजिए अलग अलग एसेट क्लासेस, जैसे इक्विटी में भी निवेश कर पाएंगे, डेट में भी निवेश कर पाएंगे, गोल्ड में भी निवेश कर पाएंगे। राइट। ठीक है। और कहीं आपको ब्लेंडेड अप्रोच चाहिए तो बैलेंस्ड है, मल्टी हम्म। एसेट है, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जी। सर, अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बेसिकली बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में काफी निवेश आया। इक्विटी हालांकि बाजार वॉलेटाइल रहा, बट फिर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर निवेशकों का ज्यादा फोकस रहा। खास तौर पर मिड कैप और सेक्टोरल फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निवेशक फंसते हुए भी दिखे हैं हमें इस पूरे जी। साल में, क्योंकि जी। बाजार वॉलेटाइल था। अंडरस्टूड सी बात है कि म्यूचुअल फंड्स में भी उतार चढ़ाव देखने को मिले अलग अलग तरीके के फंड्स में, लेकिन जो इक्विटी फंड्स रहे खासतौर से मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड्स, यहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आए निवेशकों के लिए। जी। बेसिकली सवाल ये कि ऐसे निवेशक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन फंड्स में, उनको क्या करना चाहिए? क्या वेट करें अभी इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहें, या फिर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? और क्या नए निवेशकों के लिए ये फंड्स बेहतर होंगे? जी। तो स्टेप बाय स्टेप इसको मैं आंसर करने का प्रयास करूंगा अरुणिमा जी। तो हम्म। पहली चीज ये है कि देखिए बहुत सारे निवेशक ऐसे थे जो पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप का जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स है, या फिर अगर हम्म। हम बात करें कि 1-2 साल का जो रिटर्न्स है उसको देखकर निवेश किया था। और उनकी पोर्टफोलियो में बहुत सारे शोज में हम जब जाते हैं और बहुत सारे लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी पोर्टफोलियो में 100 रुपए में से समझ लीजिए कि 60 या 70 रुपया जो है वो स्मॉल और मिड कैप में निवेश होता होता था। राइट। हम्म। तो इसमें एक तो स्वाभाविक होता है कि एक रिस्क एलिमेंट ज्यादा है। राइट। ठीक है। तो अगर आज के समय में उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल नेगेटिव में रहेगा, अगर उनका उनका अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप, आई थिंक स्मॉल कैप इंडेक्स जो है तकरीबन 10% के आसपास एक साल में नीचे है। जी। तो जब आप अपना पोर्टफोलियो को देखते हैं तो एक 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 डिसिप्लिन अप्रोच से या फिर एक एलोकेशन बेसिस पे अगर आप बिल्ड करेंगे तो हमेशा हेल्पफुल होता है। तो हम हमेशा ये सजेस्ट करते आ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन जो है वो तकरीबन 15 से 25% डिपेंडिंग आपके पोर्टफोलियो में कितना आपको वो एक्सपोजर चाहिए उसके हिसाब से आप लें तो बेटर होता है। लेकिन हमने बहुत समय से पिछले कुछ वर्षों में, खास करके पिछले 1 या 2 वर्षों में
हमने देखा है कि बहुत सारे निवेशकों का जो एलोकेशन जो है मिड कैप और स्मॉल कैप के प्रति, वो एटलीस्ट 30 से 70% तक भी है। हम्म। राइट, तो यहाँ पे अभी, और यही एक रिस्क है जो हम काफी टाइम से हम और आपके आपके शो पे बिल्कुल बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते होंगे जिन्होंने फ्लैग ऑफ किया होगा कि जी। स्मॉल कैप में एक रिस्क होता है। हम्म। राइट, ठीक है। तो इसका एक इसको इसको मिटिगेट या फिर इसको टेक केयर करने का तरीका एक है कि आप डिसिप्लिन तरीके से एक एलोकेशन बेस पे आप निवेश करें, ना कि हम्म। केवल रिटर्न्स को देख कर ओवर एक्साइट हो। राइट, आज के समय में अगर आपके इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो जो है अगर स्मॉल कैप मिड कैप में है, और आपका आपको लगता है कि उसमें आपको बड़ा नुकसान हो रहा है, तो पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि आपका अगर समझ लीजिए मंथली एसआईपी रूट से आप कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा रीजिक कर दीजिए। एसेट एलोकेशन देखिए पोर्टफोलियो का, अगर लार्ज कैप ओरिएंटेड कम है तो फ्रेश पैसा जो है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स में निवेश करें, तो अपने आप जो जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। डिपेंडेबिलिटी ऑन एक एक टाइप का फंड हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, उसके पीछे कम हो जाएगा। जी। तो वो रणनीति अपना सकते हैं। आज के समय में किसी को भी निवेश करना है तो जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि एक एक एलोकेशन बेसिस पे करें, हम्म। ना कि केवल कि पिछले कुछ वर्षों में मिड कैप अच्छा कर रहा है या फिर कुछ वर्षों से सेक्टोरल फंड अच्छा कर रहा है तो हम्म। उसी में हम निवेश करें। राइट, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि एट पोर्टफोलियो लेवल आपको जो रिटर्न्स जनरेट करना है वो एक्चुअली वो पोर्टफोलियो लेवल पे होता है, ना कि केवल एक या दो फंड ऐसे हैं जो आपको पूरा रिटर्न्स कमा के दें। जी। सर, नए निवेशकों के लिए मैंने ये सवाल इसलिए जी पूछा क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बेसिकली थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, मिड जी कैप में जाएं, लार्ज कैप में जाएं या स्मॉल कैप कंपनीज पकड़ें। गोल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके के गोल्स के लिए कौन से फंड्स जी बेहतर रहेंगे, ये थोड़ा आप अगर डिटेल में समझा सके। जी। तो देखिए, गोल्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहला चीज आती है कि एसेट क्लास। हम्म। राइट, अगर मेरा शॉर्ट टर्म गोल है जो समझ लीजिए एक वर्ष में मुझे वो पैसा चाहिए, तो मैं बिल्कुल उस पे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। राइट, ठीक है, तो उसमें हम डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट जैसे शॉर्ट टर्म डेट हो गया, ठीक है, हम्म। या फिर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हो गए, उसमें आप निवेश करके आप एटलीस्ट, बिकॉज आपका प्रायोरिटी ये होगा कि आप उस पैसे का कैपिटल को सिक्योर रखें। जी। राइट, फिर आता है वो सेगमेंट जहाँ पे मुझे पैसा जो है वो 2 से 3 साल में चाहिए। राइट, वहां पे आप एक मिड ड्यूरेशन डेट फंड्स आप ऑप्ट कर सकते हैं, या फिर आप हाइब्रिड फंड्स को ऑप्ट कर सकते हैं जो ब्लेंडेड होते हैं हम्म। इक्विटी और डेट के साथ जो चलते हैं। उसमें आप बिल्कुल मल्टी एसेट एलोकेशन भी आप उसमें दे सकते हो। अब आता है जो समझ लीजिए 4 या 5 साल के होराइजन के या फिर उसके ऊपर, तब आप इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स को देखें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इन निवेश कर रहे हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाने का शुरू कर रहे हैं, तो आप स्ट्रेट अवे सीधा आप स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ ना दौड़ें। हम्म। राइट, इक्विटी में अगर आप निवेश करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो लार्ज लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन कैटेगरीज को पहले देखें। उन इन कैटेगरीज से पहले थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाएं, थोड़ा सा वोलेटिलिटी को आप थोड़ा सा राइड करें, उसमें देखें किस तरह से आप आपका एपेटाइट क्या है, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन बढ़ाएं। राइट, तो बिकॉज ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है आप टिपिकली लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, हम्म। और बेस्ट पार्ट है म्यूचुअल फंड का जो आपको कंप्लीट लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हम किसी भी समय पे हम उसमें एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने एक रूट कर प्लान कर लिया है कि मैं 60% हम मिड कैप में करेंगे या फिर मिड और स्मॉल कैप और बाकी लार्ज कैप में करेंगे, तो हमको हमेशा वही फॉलो करना है, ऐसा तो है नहीं। हम्म। जी जी। सर, सेबी से रिलेटेड एक बड़ी खबर आई जिसने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कुछ नियम बदल दिए हैं, कुछ जी रूल्स बदल दिए हैं। एएमसीज के लिए, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए कुछ नियम बदल गए हैं। सेबी ने ब्रोकरेज कैप को रिवाइज किया है और जी म्यूचुअल फंड्स के एक्सपेंस रेशियो में बदलाव किए हैं। जी ये खबर जब आई तब हमने कल देखा था कि बाजार में एएमसी कंपनियों के स्टॉक्स तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे, जी पर निवेशक अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर इस खबर का असर उनके ऊपर या उनके पोर्टफोलियो पे किस तरीके से पड़ने वाला है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाएं कि जो बेस एक्सपेंस रेशियो कम किया गया है, जो बीईआर की बात की जा रही है, वो जो कम किया गया है, और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की जो बात हो रही है, इन बदलावों से
क्या निवेशकों को फायदा होने वाला है, कितना फायदा होने वाला है? जी। तो देखिए, ऐसे बदलाव बहुत समय से आते रहते हैं, और हमेशा अलग अलग शेप और फॉर्म में आते रहते हैं। हम्म। राइट। तो इसमें दो तीन चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। पहले, जी। जैसे आपने सही कहा, ट्रांसपेरेंसी के पर्सपेक्टिव से, तो हम्म। सेबी जो पहले एक टर्मिनोलॉजी होता था टोटल एक्सपेंस रेशियो, जिसमें ओवरऑल जो कॉस्ट जो है या फिर ओवरऑल खर्चा जो है, वो जो 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 इन्वेस्टर एंड से जो डिडक्ट होता था, राइट, ठीक है, वो वो उसको टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो में बताया जाता था। अब हम्म। सेबी ने ये कहा है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो को इज नो लॉन्गर कंटिन्यूड, एक बीईआर यानी बेस एक्सपेंस रेशियो हो गया। हम्म। राइट। उसमें आपके खर्चे और टोटल एक्सपेंस रेशियो में टैक्सेस भी होते थे, स्टैट्यूटरी टैक्सेस जो थे वो भी होते थे। अब उसको आपने अलग सा दिखाना है। तो हम्म। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अगर समझ लीजिए एक्सपेंस रेशियो एक फंड का, समझ लीजिए 1.5% है टोटल एक्सपेंस रेशियो आज के समय में। अब जो हम्म। है वो बताएंगे, जब डिस्प्ले करेंगे तो 1.4 बी बी आर यानी बेस एक्सपेंस रेशियो बताएंगे। और उसके ऊपर जो टैक्सेस जो है, जो पहले 0.10% आते थे, अभी एक्चुअल्स के हिसाब से आएंगे। तो हम्म। ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंसी है। राइट। आई थिंक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो पे जो कैप जो था, ठीक है, उसको चेंज किया गया है। ऑलमोस्ट अराउंड 0.10% या फिर 10 बेसिस पॉइंट से 15 बेसिस पॉइंट अगर हम बात करें तो उसमें हम्म। कटौती की है। राइट। लेकिन लेकिन बात यह है कि ज्यादातर जो फंड्स जो है वो पहले से ही वो लिमिट से नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। राइट। ओके। एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहा कि जो जो एएमसी से रिलेटेड है, हम्म। अ, वो है कि जो ब्रोकरेज जो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जब शेयर्स खरीदते और बेचते हैं, तो वो जो है वो शेयर जो जिस तरह से हम और आप तो शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो एक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं, उसी तरह से एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी कंपनीज के थ्रू, अलग अलग कंपनीज और ब्रोकिंग फर्म्स के थ्रू अपना शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो हम्म। तो उस पे जो है पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि कॉस्ट जो है, जो जो परमिटेबल कॉस्ट है, उसको बहुत कम किया जाएगा। हम्म। राइट। ठीक है। तो पहले वाली लिमिट आई थिंक जो 12 बेसिस पॉइंट थी, लेकिन एक्चुअल में नंबर जो है वो तकरीबन 8 या 8.69 बेसिस पॉइंट आ रहे थे। तो हम्म। सेबी ने एकदम एकदम एक्सट्रीम स्टेप ना लेके उसको हम्म। 6 बेसिस पॉइंट पे उन्होंने उसका लिमिट सेट किया है। हम्म। राइट। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं जो एंटिसिपेटेड था कि सेबी एकदम जो कॉस्ट को लो करेंगे, राइट, तो वैसा नहीं हुआ है। लेकिन ऑफ कोर्स ऑल सेड एंड डन, जिस तरह की एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या फिर उनकी फंड की साइज के हिसाब से इसका रिपर अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन, तो अलग अलग तरीके से आ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ओवरऑल कॉस्ट जो एटलीस्ट सेबी की नज़र में है वो उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम्म। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर फंड्स जो है वो पहले से ही वो जो डिफाइंड एक्सपेंस रेशियो है उससे कम में कर रहे हैं। हम्म। एएमसीएन से ऑल्सो एक और चीज है कि कंप्लायंस के कुछ रिक्वायरमेंट्स थे, उनमें कुछ बदलाव आए हैं। बट इट्स टू अर्ली अनिमा जी, कि बिकॉज ये 2-3 दिन पहले ही ये आई है। और जैसे हम्म। जैसे इसको इम्प्लीमेंट करने का, फर्दर अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे तो और नई चीजें बाहर आएगी। लेकिन मोटा मोटा आइडिया ये है कि और कितना ट्रांसपेरेंट हम म्यूचुअल फंड्स को बनाएं, और इन्वेस्टर्स के लिए उनके प्रोटेक्शन के लिए हम किस तरह से काम करें। और ये जो है ये काफी समय से चल रहा था। राइट। हम्म। और म्यूचुअल फंड्स आज के समय में अगर हम बात करें तो वन ऑफ द हाईली रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। राइट। ठीक है। तो वो पर्सपेक्टिव से जितनी और ट्रांसपेरेंसी, उतना और हमेशा इन्वेस्टर्स वेलकम करेंगे, एएमसीज वेलकम करेंगे, और एडवाइजर्स, हम जैसे एडवाइजर भी वेलकम करेंगे, बिल्कुल। जी। सर, एसआईपी इनफ्लो 2025 में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। हम लोग ने अलग अलग मंथ में भी रिपोर्ट्स देखी हैं। जी। एसआईपी में इनफ्लो बिल्कुल भी आना कम नहीं हुआ, भले ही बाजार वॉलेटाइल था, इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल था, बट एसआईपी लोगों ने जारी रखी है। इनफैक्ट एसआईपी इनफ्लोज बढ़े भी हैं। जी। कुछ मंथ्स में अच्छे खासे एसआईपी इनफ्लोज आए। लेकिन जब बात करते हैं हम पैसिव इन्वेस्टमेंट की, जहां पर इंडेक्स फंड्स या फिर ईटीएफ्स की बात होती है, यहां पर अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो 17% का इंक्रीज हुआ है, 17% बढ़ गया है निवेश यहां पर। लेकिन
एक्टिव फंड्स में शायद वो तेजी नहीं देखने को मिली निवेश में। क्या ये एक चुनौती है एक्टिव फंड्स के लिए, और क्या निवेशक अब ज्यादा पैसिव फंड्स की तरफ जा रहे हैं? बेहतर क्या सिनारियो रहता है? जी। तो हमारा जो स्टैंड है इस पे बहुत क्लियर और बहुत समय से सेम स्टैंड है कि इंडिया में अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो हम्म। आप केवल पैसिव फंड से अपना पोर्टफोलियो ना बनाएं। राइट, एक ब्लेंडेड अप्रोच रखें एक्टिव और पैसिव का, जहाँ पे हम्म। पैसिव में अगर हम बात करें तो पैसिव का एलोकेशन जो है यूजुअली हमारे एंड पे हम हमारे क्लाइंट्स के लिए अराउंड 10 to 15% से बियॉन्ड नहीं जाते। हम्म। राइट, क्योंकि हमारी राय में देखिए पैसिव फंड्स जो है बेसिकली इंडेक्स का जो मिमिक करते हैं या फिर इंडेक्स को कॉपी करते हैं। हम्म। राइट, और इंडेक्स जो होता है प्रीडोमिनेंटली मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे चलता है। ऑफकोर्स इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंडेक्स आ गए। हम्म। कहीं अल्फा आ गया, मोमेंटम आ गया, फिर वैल्यू है, बहुत सारी चीजें अलग अलग तरीके के इंडेक्स आ गए हैं। राइट, हम्म। तो पॉइंट ये है कि जब आप निवेश करते हैं, और अगर हम डेवलप्ड इकोनॉमीज देखें, राइट, मच्योर्ड मार्केट देखें, वहां पे जो है एक नई कंपनी जो जो समझ लीजिए कि वो बास्केट जो है इंडेक्स का उसके बाहर है और जिसकी क्षमता जो है जो ओवरऑल इंडेक्स से बेटर करने की हो सकती है लिमिटेड हो, इसलिए बाहर जो है एक ईटीएफ या फिर पैसिव फंड्स को ज्यादा फ्लोर ज्यादा आता है। राइट, हम्म। इंडिया में आज भी वो स्टेज है जहां पे हम उम्मीद करते हैं कि ओवर एंड अबव जो इंडेक्स स्टॉक्स हैं उनमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें पोटेंशियल और भी है जनरेट करने का रिटर्न्स। हम्म। राइट, तो इसलिए हम हमेशा ये कहते हैं कि आप ब्लेंडेड अप्रोच रखें, ना कि केवल पैसिव या फिर केवल प्योरली एक्टिव। हम्म। राइट, बिल्कुल इंडिया में हमारी राय में तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट का बिल्कुल रोल है। राइट, ओके। और यू नो ये जो हम जो ट्रेंड देख रहे थे पिछले कुछ वर्षों में, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पैसिव फंड्स ही लॉन्च हुए। हम्म। राइट, ठीक है। और आज भी अगर जैसे जैसे अगर आप देखेंगे जिस तरह से मार्केट एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो रेशियो जो है एक्टिव फंड मैनेजमेंट का परफॉर्मिंग बेटर कंपेयर टू पैसिव विल हम्म। कीप ऑन चेंजिंग एंड इंक्रीजिंग। हम्म। राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजों को ध्यान देखें। अब आप जब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप बिल्ड करते हैं, तो आप एक ब्लेंडेड अप्रोच रखें तो बेटर है, ना कि कोई एक्सट्रीम। जी। लेकिन सर अगर देखें तो इक्विटी मार्केट तो वॉलेटाइल है। मतलब कि अगर एक्टिव फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर उतार चढ़ाव तो ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसे में क्या ईटीएफ्स या इंडेक्स फंड्स थोड़ा सेफ जोन नहीं है निवेशकों के लिए? देखिए ईटीएफ या फिर इंडेक्स फंड जो है, समझ लीजिए निफ्टी 50 खुद एक बेंचमार्क है। जी। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो निफ्टी नीचे जाएगा। राइट, ठीक हम्म। है, ठीक है। अगर जब हम बोलेंगे कि मार्केट नीचे गया है तो हम बेसिकली यही बोल रहे हैं कि निफ्टी या बीएसई सेंसेक्स नीचे गया है। हम्म। राइट, तो उसकी तुलना हम किससे करें? यू नो सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आप जब आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम्म। राइट, ठीक है, तो एक इंडेक्स जो बेसिकली बेंचमार्क है, जी। राइट, तो उसमें आप एक एलोकेशन दीजिए। राइट, और एक्टिव फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा किया हो, हम्म। खास करके अच्छे और बुरे समय में, हम्म। राइट, ठीक है, उसको एक ब्लेंड अप्रोच रखिए, पोर्टफोलियो बनाए। ठीक है, हम्म। दैट कुड वर्क बेटर रादर देन गोइंग इन प्योर पैसिव आज के स्टेज तक, प्लीज। तो सर एक्टिव फंड्स में अगर आप रिकमेंड करें तो किस तरीके के फंड्स बेहतर होते हैं? तो देखिए हर एक कैटेगरी में अरुणिमा जी, एक्टिव फंड्स में हम्म। ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क से अच्छा किया है। हम्म। राइट, ठीक है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब किसी फंड को देखते हैं तो आप केवल उसको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के परफॉर्मेंस से ना देखें। आप उनको उनकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखें। हम्म। हर कैलेंडर ईयर वाइज कैसा किया है। आप उसके साथ ये भी देखें कि मार्केट में जब अच्छा समय था और बुरा समय था तब ऐसे फंड ने क्या किया है। हम्म। और उन लोग उनका परफॉर्मेंस बेंचमार्क के कंपैरिजन में इन अ फॉलिंग मार्केट कैसा रहा है। ये हम्म। सारी चीजें जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। राइट। जी। सर सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स की भी बात करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान रहा निवेशकों को। इनफैक्ट अगर हम देखें फंड्स को ओवरऑल एक पिक्चर देखी जाए तो तस्वीर में सबसे ज्यादा नुकसान शायद थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स के निवेशकों को ही होता नजर आया इस पूरे साल में। ऐसे फंड से
क्या पूरी तरीके से दूरी बना के रखनी चाहिए या कुछ थीमेटिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में एडेड होने चाहिए, और कैसे चुने कि कौन सा फंड बेहतर होगा अगर इस कैटेगरी में जाए? जी। तो देखिए, ये जो है ना बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हम्म। देखिए, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड्स इन ये अपने हमेशा एक रिस्क, एडिशनल रिस्क कैरी करती है। और हो सकता है कि पहले भी आपके शो पे हमने कभी कुछ इस पे भी चर्चा की होगी कि हम्म। इसकी इसका रिस्क जो है वो बेसिकली ये साइक्लिकल होते हैं नेचर में। हम्म। राइट। ठीक है। तो जब जब समझ लीजिए कि कोई एनवायरनमेंट हो या पॉलिसीज हो, ये इन सेक्टर के एडवांटेज में होती है तो ये सेक्टर्स अच्छा करते हैं। और उसके बाद जो है ये फंड जो है वो एक फेज से गुजरते हैं जब प्रॉब्ली वो ज्यादा रिटर्न जनरेट ना करें। राइट। तो उसमें वोलेटिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। राइट। हम्म। पीछे हम पहले भी हम देख चुके हैं, आईटी में देख चुके हैं, हम फार्मा में देख चुके हैं, हम डिजिटल में देख चुके हैं, हम पीएसयूज में देख चुके हैं। राइट। हम्म। ठीक है। तो ये जो चीज है उससे आइडियली हम एक ही सुझाव देते हैं कि एक बार आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक रीजनेबल साइज का हो जाए और आपकी रिस्क लेने की क्षमता है वो थोड़ी बढ़ गई है, फिर हम्म। थोड़ा सा एलोकेशन जो है आप सेक्टोरल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में करें। ना कि हम्म। आपके बेस्ड कोर पोर्टफोलियो में आप स्टार्टिंग से ही आप सेक्टोरल फंड्स को रखें। हम्म। बिल्कुल कुछ सेक्टोरल फंड्स ऐसे भी हैं जो आपको आप चाहेंगे कि आप उन पे निवेश करें। हम्म। राइट। ओके। जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस हो गया, जो आज आई थिंक ओवरऑल अगर हम अगर देखें इंडस्ट्री में इक्विटी ओरिएंटेड में, तो अराउंड 35% जो एलोकेशन जो है, हम्म। अगर हम पूरा बास्केट को एक साथ ले लें तो अराउंड उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस आएगा। राइट। लेकिन इन सबको निवेश करने का एक टाइम होता है। ओके। सेक्टोरल जो जो सेक्टोरल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रीडोमिनेंटली थोड़ा सा टाइमिंग बेस्ड है। राइट। जैसे कि ऑटो और लॉजिस्टिक हो गया। हम्म। तो ये सारी चीजों को लेकिन ये सब अपने एक साइकिल से तो गुजरेंगे। तो हम्म। इसलिए आपका कोर पोर्टफोलियो एक आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड से बनाएं। ओके। और एडिशनल रिस्क वाला जो पोर्टफोलियो है वो आप सेक्टोरल फंड में डालें, सो दैट अगर इसमें वोलेटिलिटी हो तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट लिमिटेड हो। जी। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे हम्म। 2026 के लिए जरूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्योंकि जब आप ये सब समझा रहे थे तो बहुत सारे व्यूअर्स के अकॉर्डिंग मेरे दिमाग में सवाल आया बेसिकली। एक आइडल सैलरी, अगर मैं एक नए निवेशक की बात करूं तो 30,000 35,000 रुपए जो इंसान कमा रहा हो महीने का, हम्म। मैं बस उनके लिहाज से इतना जानना चाहती हूँ, आइडियल पोर्टफोलियो बास्केट कैसी होनी चाहिए, किस तरह के फंड्स का कितना एलोकेशन लॉन्ग टर्म गोल अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ का है? जी। तो अगर अगर समझ लीजिए कि 30,000 मेरी सैलरी है हम्म। और वेल्थ क्रिएशन मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो बिल्कुल मेरी रिस्क लेने की क्षमता जो है वो ज्यादा है। ओके। आ, तो और सिंस मेरा गोल लॉन्ग टर्म है, राइट, और अगर समझ लीजिए मैं आज के समय में पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कि मैं एक एक लार्ज और मिड कैप, फ्लेक्सी कैप के हिसाब से मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊं। राइट। ठीक है। और उसके बाद जो है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा एलोकेशन हो सकता है कि मैं मिड कैप का रख सकता हूँ। राइट। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि थोड़ा समय के बाद आप जैसे जिस तरह से आपका पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस बढ़े, आप जो है थोड़ा सा उस पर और रिस्क लेने का कोशिश करें। राइट। ठीक है। सेक्टोरल फंड स्टार्टिंग में अवॉइड कीजिए मेरे हिसाब से। और खास करके सेक्टोरल और स्मॉल कैप्स को अवॉइड कीजिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि पिछले एक वर्ष में हो सकता है कि सेक्टोरल फंड और स्मॉल कैप्स ने अच्छा नहीं किया है। हम्म। राइट। ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक बहुत समय से बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं कि जब हम्म। आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप थोड़ी स्टेबिलिटी को देखिए, ना कि रिटर्न्स को। बिकॉज हम्म। अगर आपने स्टार्टिंग में अगर आपने एक्सपीरियंस आपका बुरा हो गया, तो हो हम्म। सकता है कि आप इस इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू को कभी देखें ही ना, जहाँ पे आपका बड़ा लॉस हो जाए। राइट। ओके। तो सेंसिबली एक एक गोल ओरिएंटेड अप्रोच, जैसे आपने कहा वेल्थ क्रिएशन गोल है, 30,000 मेरी सैलरी है, ऑफकोर्स मुझे उसमें से मेरा खर्चा निकालना है, लेकिन मैं अगर अज्यूम करके चलता हूँ कि 50% मेरा खर्चा है और 50% मेरी सैलरी है, तो मैं हम्म। 15,000 की SIP से इन्वेस्टमेंट से मैं शुरू करके, और हम्म। हर साल हम ये प्रयास कर सकते हैं कि इसको स्टेप अप करते जाएं, क्योंकि जितना हम और समय देंगे हम्म। ये सारे पैसे को, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग इम्पैक्ट आएगा।
जी। और सर आइडियल एसआईपी स्टार्ट अगर करें तो 5,000 मिनिमम अमाउंट वुड बी इनफ, कि अगर 30,000 रुपए एक ये इंसान कमा रहा है? देखिए, एसआईपी स्टार्ट करने के लिए 1,000 रुपया भी काफी है। राइट, ठीक है। और ये जो है ये बेसिकली आपका इन्वेस्टेबल सरप्लस कितना है हम्म। उसके हिसाब से आना चाहिए। किसी की सैलरी 30,000 है तो उनकी समझ लीजिए कि उनका इन्वेस्टेबल सरप्लस, अगर मैंने 50% एक्सपेंस पकड़ लिया तो 15,000 है। और हम्म। जरूरी नहीं है किसी की सैलरी समझ लीजिए कि 20,000 भी है। हम्म। राइट, हम बहुत सारी जगह पे हम जब जाते हैं हम इंटरेक्ट करते हैं। राइट, और कुछ कुछ लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनकी सैलरी जो है हो सकती है कि 20,000 रुपया हो या 15,000 भी हो। जी। लेकिन उनके पास वो एपेटाइट है कि हम्म। वो उसमें से कुछ पैसा निवेश करें। और हम्म। यही ब्यूटी है म्यूचुअल फंड का कि आप 1,000 रुपए की भी एसआईपी कर सकते हैं और 1 लाख की भी कर सकते हैं। राइट, और 1,000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो उतने ही अच्छी तरह से मैनेज होगा जितना 1 लाख का होगा। राइट, जी। ठीक है। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि अमाउंट, मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी का एक अज्यूम करके चलेंगे, अगर 50-60% मेरे खर्चे हैं तो हम्म। एटलीस्ट हर महीने मेरी 40% ऑफ सैलरी बचाने की मेरी क्षमता होती है। राइट, जी। ठीक है। तो वो जो है आप अपने गोल्स के हिसाब से निवेश करें। कुछ जो है कुछ शॉर्ट टर्म के लिए रखें अगर आपका रिक्वायरमेंट है, और कुछ जो है लॉन्ग टर्म के लिए रखें। हम्म। सर एक बात जो अक्सर आपसे पूछती हूँ जब हम जी, लोग इंटरैक्ट करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में जी, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी तक तो बहुत तेज चल रहा था, तब तक जी, मैंने आपसे सवाल पूछे कि करें कि जी, नहीं करें। जी, लेकिन अब तो प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो गई है, बहुत जी, वॉलेटाइल हो गया है गोल्ड एक जी, बार फिर से। सिल्वर तेज है अभी भी, तो जी। क्या करें? अभी गोल्ड को ऑप्ट आउट करके सिल्वर पे फोकस करें, या गोल्ड पे उतना ही इन्वेस्टमेंट रखें? देखिए, अम, आपके शो पे जब भी हमने ये सवाल का जवाब दिया है, हमने एक ही आंसर दिया है और इस बार भी हमारा आंसर सेम रहेगा कि हम्म। हम जो है गोल्ड को हम एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम्म। राइट, ठीक है। ना कि रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से। हम्म। तो गोल्ड जो है तकरीबन 5 to 10% के आसपास आपका एलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में आप रख के चलते रहिए। अगर आज के समय में अगर आपने, अगर पहले समझ लीजिए लास्ट 1 साल में या 6 महीने में गोल्ड ऐड कर दिया हो, हम्म। राइट, और आपको दिखता है कि आपका बहुत प्रॉफिट हो चुका है, फिर भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि उसको होल्ड करके रखिए अगर आपका वो 5 to 10% का एलोकेशन के अंदर है। हम्म। और फर्दर पैसा निवेश करने के लिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप एसआईपी रूट से उसको बनाएं, ना कि रश करें ये प्राइजेस में। ओके। सिल्वर पे हमारी व्यू बहुत सिंपल है। सिल्वर का जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज है। ओवर द हम्म। पीरियड ऑफ टाइम हमने सिल्वर सिल्वर में ज्यादा वोलेटिलिटी दिखी है। राइट, ओके। तो ये सारी चीजों को देखकर हम अगर कहते हैं कि अगर एसेट एलोकेशन के परस्पेक्टिव से देखना है तो गोल्ड इज अ बेटर एसेट एलोकेटर देन सिल्वर, क्योंकि हम आज के समय में भी इतना, अगर 2 साल का अगर हम बात करें तो गोल्ड का रिटर्न अराउंड आई थिंक 70-75% होगा लास्ट 2 साल में। हम्म। राइट, फिर भी अगर हम बात करें तो हमारा व्यू यही है कि आप गोल्ड को एक एसेट एलोकेशन पर्सपेक्टिव से देखें, ना कि रिटर्न जनरेशन पर्सपेक्टिव से। राइट, जी। ठीक है। जी, सर 2026 के लिए भी एक बार आउटलुक हमने आपसे शुरुआत में पूछा ही था, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली कौन सी बड़ी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और कौन से चैलेंजेस, क्योंकि मार्केट किस तरीके का नजर आएगा उसका असर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। जी, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया कि ग्लोबली भी बहुत अनसर्टन रहने वाला है बाजार। और अगर इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर हम इंटरनली देखें, घरेलू इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर भी नजर डालें, तो भी तस्वीर उतार चढ़ाव वाली ही नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट के वॉलेटिलिटी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के निवेशकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना तो आप एक साथ 50-60 कंपनीज में निवेश करते हैं। हम्म। राइट, सो पहले से ही आपने रिस्क को है ना कम कर दिया डाइवर्सिफाई करके। हम्म। राइट, प्लस ज्यादातर इन्वेस्टर जो है, जो जैसे आपने भी कहा कि एसआईपी रूट से निवेश करते हैं। हम्म। तो बेटर एवरेजिंग जो है इन्वेस्टमेंट्स का वहां पे हो गया। राइट, हम्म। ठीक है। तो ये जो चीज जो है, जो बेसिकली जो मार्केट एनवायरनमेंट है, कभी पॉजिटिव रहेगा कभी नेगेटिव रहेगा, तो बहुत हम्म। सारी चीजें ऐसी आती जाती रहती है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपने होराइजन जो है लंबा टाइम का रखा है तो हम्म। आपको आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ओके। हम्म। दूसरी चीज ये है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट अगले साल में कि मार्केट जो है, ऑफ कोर्स कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट शुड बी
able to do better than the previous year, या जो 2025 जो था उसके जगह पे थोड़ा सा बेटर कर सकता है। हैविंग सेड दैट, एक सबसे बड़ा रिस्क जैसे मैंने आपसे कहा कि जो रुपी डेप्रिसिएशन का जो जो रिस्क है, उसको कहीं ना कहीं हमको वी हैव टू आंसर और वी हैव टू मिटिगेट इट, राइट। जी। ठीक है। उसके अलावा सबको पता है लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ इंडिया। आप अगला 1.5 डेकेड तक, एक कम से कम 1 या 1.5 डेकेड तक आपका एलोकेशन इंडिया में होना ही चाहिए, हम्म। जो आपको एक अच्छा ग्रोथ रेट और वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी हम्म। देगा। ओके। और कभी कभार ऐसे समय में क्या होता है, पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। हम्म। अग्निमा जी, 5 साल, अगर हम कोविड की बात करें तो अभी 6 साल हो जाएंगे। छह हम्म। में से 4 साल ऐसे रहे हैं जहाँ मार्केट है ना ऑलमोस्ट चढ़ रहा था, जहाँ पे तेजी से चढ़ रहा था, हम्म। राइट। अगर हम बात करें ऑलमोस्ट 6 साल में मार्केट जो है वो तकरीबन यू नो 100 रुपया जो है वो हो सकता है आज के समय में 250 या 300 रुपया बन गया होगा। जी। डिपेंड्स कि आपने किस समय में क्या किया है, क्या, हम्म। राइट। तो दैट इटसेल्फ शोज कि क्या रिटर्न्स जो जो है पिछले 5 से 6 वर्षों में आए हैं। खास हम्म। करके 6 वर्षों में, अगर हम बात करें 5.5 वर्षों में, राइट। तो जरूरी नहीं है कि यही ट्रेंड हमेशा चलेगा, और जिस रेट से जो बढ़ा है मार्केट पिछले 4-5 वर्षों में, ओके, पॉइंट 1 जरूरी नहीं है कि यही रेट से बढ़े, राइट। और दूसरा क्या होता है कि जब इतनी तेजी आ जाती है तो एक फेज आता है जहां पे कुछ टाइम करेक्शन भी हो सकते हैं। हम्म। पिछला 1 साल एक क्लासिक एग्जांपल है जहाँ पे मार्केट जो है वो कहीं ज्यादातर वही रेंज बाउंड रहा है, हम्म। राइट। 85,000, आई थिंक 85,500 के आसपास ही जो है पीक किया था, और अभी भी हम उसके आसपास है, 1 साल के बाद भी, 1 साल 2-3 महीने के बाद भी, राइट। तो दिस द क्लासिक केस ऑफ दैट। बट ऑल सेड एंड डन, आपने जब म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटीज में निवेश किया है, आपने उसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से निवेश किया है, राइट। हम्म। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको ओवरऑल पेशेंस रखना जरूरी होता है ऐसे स्टेज पे। जी। हर्षद जी, बहुत शुक्रिया। जितनी बातें भी आज हम लोगों ने की हैं बहुत सारे फंड्स के बारे में, मुझे लगता है हमने पूरे म्यूचुअल फंड्स के आई थिंक हर एक कैटेगरी को डिस्कस जरूर किया है आज इस शो में। तो पूरे साल जो भी निवेशक यहाँ पर इन्वेस्टेड रहे होंगे म्यूचुअल फंड में, काफी कुछ जवाब मिले होंगे अगले साल से रिलेटेड, काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि पोर्टफोलियो को कैसे रीजिक करना है। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। दिस इंटरेक्शन वॉज वेरी यूजफुल। थैंक यू अनिमा जी, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।